गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप। आधुनिक राजनीति विज्ञान में ये माना जाता है कि राजनीति जो है वो केवल राज्य और सरकार तक सीमित नहीं होती। आधुनिक राजनीति विज्ञान में राजनीति को एक निर्णय प्रक्रिया के रूप में समझा जाता है और ये जो निर्णय प्रक्रिया है, ये निर्णय प्रक्रिया केवल सरकार पर ही निर्भर नहीं करती, बल्कि इस निर्णय प्रक्रिया में अनेक समूह हैं वो अपनी भूमिका निभाते हैं। इसलिए राजनीति को समझने के लिए, राजनीतिक वास्तविकताओं को समझने के लिए जो समूह निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं उनके बारे में जानना भी आवश्यक होता है, तभी अपन राजनीति की वास्तविकताओं को समझ पाते हैं। और जो समूह, जो गैर सरकारी समूह सरकारी निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं उन्हें सामान्यतः दबाव समूह कहा जाता है। किसी प्रकार की व्यवस्था में जो नागरिकों के अपने अपने हित होते हैं और समान हित वाले विभिन्न प्रकार के नागरिक नज़दीक आकर जब अपने समूह या संघ बना लेते हैं तब इन्हें हित समूह कहा जाता है। और जब ये हित समूह जो है अपने हितों की पूर्ति के लिए सरकारी नीतियों को, निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं दबाव के माध्यम से, तब इन समूहों को जो है वो दबाव समूह है वो कहा जाता है। फाइनर ने इन्हीं समूहों को अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी है। एच ए टर्नर ने कहा है दबाव समूह के बारे में कि दबाव समूह गैर राजनीतिक संगठन है जो सार्वजनिक नीति के किसी चरण को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। प्राय हर प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था में अनेक प्रकार के दबाव समूह निरंतर सक्रिय रहते हैं, जैसे उद्योगपतियों के समूह, व्यापारियों के दबाव समूह, किसानों के, छात्रों के, हर तरह के हितों के दबाव समूह जो हैं वो व्यवस्था में सक्रिय होते हैं और अपने हितों के अनुरूप सरकारी निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। सरकार पर दबाव डालकर अपनी मांगों को मनवाने का प्रयास निरंतर करते रहते हैं। ये माना जाता है कि दबाव समूह का सर्वाधिक जो प्रभाव है वो अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था में देखने को है वो मिलता है। और आधुनिक समय में तो लोकतंत्र नहीं बल्कि अलोकतांत्रिक यानी जो तानाशाही व्यवस्था है वहाँ भी जो दबाव समूह का जो प्रभाव है वो स्पष्ट तौर पर देखने को मिलता है। अब अपन चर्चा करते हैं दबाव समूहों के विभिन्न प्रकारों की या दबाव समूह का वर्गीकरण। राजनीति विज्ञान के प्रसिद्ध विद्वान आमंड और पावेल ने दबाव समूहों के 4 प्रकार बताए। दबाव समूहों को 4 भागों में वर्गीकृत किया। आमंड और पावेल ने जो दबाव समूह के प्रकार बताए हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला रूप बताया है संस्थागत दबाव समूह। ये दबाव समूह हैं वो विभिन्न प्रकार की संस्थाओं जैसे विधानमंडल है, सेना है, नौकरशाही है, इनमें सक्रिय होते हैं और ये इन्हीं संगठनों में या इन्हीं संगठनों की छत्र छाया में पोषित होते हैं। आमंड ने दबाव समूह का दूसरा प्रकार बताया है सामुदायिक दबाव समूह। समुदाय यानी समुदाय विशेष के हितों के आधार पर जो दबाव समूह गठित होते हैं उन्हें सामुदायिक दबाव समूह कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के व्यापारियों के संगठन, किसानों के संगठन, मजदूरों के संगठन आदि जो संगठन हैं वो इसी श्रेणी में आते हैं। इन्हीं दबाव समूह को सामुदायिक दबाव समूह कहा जाता है। दबाव समूह का जो अगला रूप बताया है आमंड और पावेल ने वह है असामुदायिक दबाव समूह, यानी जाति, धर्म, रक्त संबंध जैसे परंपरागत आधारों पर संगठित होने वाले जो दबाव समूह हैं उन्हीं को आमंड ने असामुदायिक या परंपरावादी दबाव समूह कहा है। जैसे हिंदू महासभा, ब्राह्मण महासभा या अन्य जातिगत आधार वाले जो दबाव समूह हैं वो इसी श्रेणी में है वो आते हैं। और जो चौथा प्रकार बताया दबाव समूह का आमंड और पावेल ने वह है प्रदर्शनकारी व अनियंत्रित दबाव समूह। तात्कालीन हितों की पूर्ति के लिए अचानक से जो संगठित होकर अपनी मांग को पूरी कराने का जब प्रयास करते हैं और तात्कालीन मांग पूरी होने पर ये दबाव समूह समाप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार के जो दबाव समूह जो कि अचानक संगठित होते हैं और अचानक समाप्त हो जाते हैं, ऐसे ही दबाव समूह को ही प्रदर्शनकारी या अनियंत्रित दबाव समूह है वो
कहा जाता है। ये न तो स्थायी होते हैं, केवल हड़ताल, धरना, प्रदर्शन जैसे साधनों का प्रयोग कर ये अपने मांगों की पूर्ति होते ही समाप्त हो जाते हैं। अब आगे अपन चर्चा करते हैं दबाव समूह की विशेषताएं। दबाव समूह की पहली विशेषता है सीमित उद्देश्य। प्राय दबाव समूह एक समूह विशेष के हितों की पूर्ति के लिए संगठित होते हैं, इसलिए उसी समूह के हितों की पूर्ति का ये प्रयास करते हैं। अतः दबाव समूह का जो उद्देश्य होता है वो सीमित होता है। कोई भी दबाव समूह केवल अपने समूह के हितों की पूर्ति के लिए प्रयास करता है। दबाव समूह की जो दूसरी विशेषता है वह है सीमित सदस्यता। दबाव समूह का जो प्रसार है वो राष्ट्रीय स्तर पर नहीं होता। दबाव समूह एक समूह विशेष के हितों के लिए संगठित होते हैं, इसलिए उनकी सदस्यता वही लोग ग्रहण करते हैं जिनके हित उनसे जुड़े हुए होते हैं। इसलिए राजनीतिक दल के सदस्य, जो दबाव समूह के सदस्य राजनीतिक दलों की तरह व्यापक नहीं बल्कि सीमित है वो होते हैं। अगली विशेषता दबाव समूह की वह है अनौपचारिक संगठन। दबाव समूह की रचना किसी कानून के आधार पर नहीं होती, न ही दबाव समूह को कोई कानून की मान्यता प्राप्त होती है। ये संगठन जो हैं वो अनौपचारिक रूप से संगठित होते हैं और ये अनौपचारिक रूप से ही कार्य करते हैं, अनौपचारिक रूप से ही ये सक्रिय वो रहते हैं, इसलिए इनको अनौपचारिक समूह भी है वो कहा जाता है। दबाव समूह का अगली जो विशेषता है वह है अनिश्चित कार्यकाल। दबाव समूह जो है का गठन है वो एक समूह विशेष के हितों की पूर्ति के लिए होता है, और जब इनके हितों की पूर्ति हो जाती है तब ये दबाव समूह समाप्त हो जाते हैं। अतः दबाव समूह निरंतर चलने वाले समूह नहीं होते, इसलिए उनका कार्यकाल अनिश्चित है वो माना जाता है। अगली विशेषता है दबाव समूह की वह है सर्वव्यापक प्रकृति। इसका मतलब ये है कि दबाव समूह की प्रकृति सर्वव्यापक होती है, क्योंकि ये सभी प्रकार की व्यवस्थाओं में, चाहे लोकतांत्रिक हो चाहे अलोकतांत्रिक हो, और सभी प्रकार की संस्थाओं में ये सक्रिय रहते हैं, इसलिए इनकी प्रकृति जो है वो सर्वव्यापक है वो मानी जाती है। दबाव समूह की अगली जो विशेषता है वह है संवैधानिक और असंवैधानिक साधनों का प्रयोग। दबाव समूह के बारे में देखा जाता है कि दबाव समूह जो है वो अपने हितों की पूर्ति के लिए संगठित होते हैं, इसलिए वो अपने हितों की पूर्ति के लिए निरंतर सक्रिय रहते हैं। जहाँ तक संभव होता है दबाव समूह अपने हितों की पूर्ति के लिए संवैधानिक साधनों का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब संवैधानिक साधनों के प्रयोग से उनके हितों की पूर्ति नहीं होती है तो वे अपने हितों की पूर्ति के लिए असंवैधानिक और गैर कानूनी साधनों का प्रयोग भी है वो करते हैं। दबाव समूह की अगली और आखिरी विशेषता है वह है राजनीति में अप्रत्यक्ष भूमिका। दबाव समूह चूँकि निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, लेकिन ये जो निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित जो है वो पर्दे के पीछे रहकर करते हैं। यानी राजनीति में इनकी भूमिका तो होती है, लेकिन इनकी भूमिका जो है वो प्रत्यक्ष न होकर अप्रत्यक्ष रूप से वो होती है। तो ये थी दबाव समूह की जो विभिन्न विशेषताएं। अब अंत में अपन चर्चा करेंगे दबाव समूहों के साधनों की। दबाव समूह अपने विभिन्न हितों की पूर्ति के लिए अस्तित्व में आते हैं, और अपने हितों की पूर्ति के लिए दबाव समूह के द्वारा अनेक साधनों का प्रयोग किया जाता है। दबाव समूह अपने हितों की पूर्ति के लिए जिन साधनों को अपनाते हैं, काम में लेते हैं, अब अपन उनकी चर्चा करेंगे। दबाव समूह का पहला साधन है लॉबिंग। दबाव समूह का ये सबसे महत्वपूर्ण साधन होता है। इस साधन के द्वारा जब संसद का अधिवेशन चल रहा होता है, संसद में कानून निर्माण की प्रक्रिया चल रही होती है, तब कानून निर्माण की प्रक्रिया को अपने पक्ष में प्रभावित करने के लिए विभिन्न दबाव समूह के जो सदस्य होते हैं वो संसद के गलियारों में घूमते हैं और वह संसद सदस्यों को और मंत्रियों को अपने पक्ष में प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। ये कहें कि कानून निर्माण की प्रक्रिया को अपने पक्ष में करने का प्रयास करते हैं। ये जो प्रक्रिया होती है इसी को लॉबिंग कहा जाता है। लॉबिंग शब्द का प्रयोग या साधन का प्रयोग सबसे ज़्यादा और सबसे पहले अमेरिका में है वो हुआ है। अगला जो साधन है दबाव समूह का वह है प्रचार प्रसार करना। दबाव समूह अपने हितों की पूर्ति के लिए सक्रिय रहते हैं और उनके हितों की पूर्ति तभी होती है जब उन्हें व्यापक जन समर्थन प्राप्त होता है। और जनता का जन समर्थन प्राप्त करने के लिए दबाव समूह
अपनी मांग के पक्ष में निरंतर प्रचार प्रसार करते हैं या प्रचार प्रसार का सहारा लेते हैं। दबाव समूह का अगला साधन है आंकड़े एकत्रित करना और आंकड़े प्रकाशित कराना। दबाव समूह अपनी मांगों को उचित ठहराने के लिए अपनी मांग के पक्ष में आंकड़े एकत्रित भी करते हैं और उन्हें प्रकाशित भी कराते हैं ताकि वो अपनी मांग को मजबूती से है वो प्रस्तुत कर सके। दबाव समूहों का अगला साधन होता है गोष्ठियों का आयोजन कराना। दबाव समूह अपनी मांगों के लिए जन समर्थन जुटाने के लिए विभिन्न प्रकार की गोष्ठियों का आयोजन करते हैं, सेमिनारों का आयोजन भी करते हैं और जनसभाओं का आयोजन भी करते हैं ताकि उनकी मांग को मजबूती है वो प्राप्त हो सके। दबाव समूह का अगला जो साधन है वह होता है रिश्वत देना। क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि दबाव समूह अपने हितों की पूर्ति के लिए संवैधानिक साधनों के साथ ही असंवैधानिक साधनों का प्रयोग भी करते हैं और दबाव समूह को जब संवैधानिक साधनों से सफलता नहीं मिलती है तब वे अपनी मांगों की पूर्ति के लिए असंवैधानिक साधनों का सहारा लेते हैं और आवश्यकता पड़ने पर वे उच्चाधिकारियों को रिश्वत देकर भी अपनी मांगों की पूर्ति करवाते हैं। दबाव समूहों का जो अगला साधन माना जाता है वह है प्रदर्शन करना। कई बार दबाव समूह अपने हितों की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालने के लिए प्रदर्शन का सहारा भी है वो लेते हैं और ये जो प्रदर्शन जो हैं वो शांतिपूर्ण भी हो सकते हैं और हिंसक भी है वो हो सकते हैं। तो ये हैं दबाव समूहों के विभिन्न प्रकार के साधन। अब अंत में अपन चर्चा करेंगे कि दबाव समूह और राजनीतिक दलों में अंतर क्या है। राजनीतिक दल और दबाव समूह में पहला अंतर ये है कि दबाव समूह अपने आकार में बड़े होते हैं, उनकी सदस्यता व्यापक और राष्ट्रीय स्तर की होती है, जबकि दबाव समूह हैं वो छोटे होते हैं, उनकी सदस्यता भी सीमित है वो होती है। अगला अंतर है कि राजनीतिक दल स्थायी होते हैं जो निरंतर कार्य करते रहते हैं, जबकि दबाव समूह अस्थायी होते हैं। ये अपने हितों की पूर्ति के लिए अस्तित्व में आते हैं और जब हितों की पूर्ति हो जाती है तब ये समाप्त है वो हो जाते हैं। राजनीतिक दल और दबाव समूह में अगला अंतर है कि राजनीतिक दल प्रत्यक्ष तौर पर राजनीति में सक्रिय रहते हैं, जबकि दबाव समूह हैं वो प्रत्यक्ष तौर पर राजनीति में सक्रिय नहीं होते बल्कि वो अप्रत्यक्ष तौर पर राजनीति में सक्रिय होते हैं। अगला अंतर है राजनीतिक दल है उसका उद्देश्य सत्ता को प्राप्त करना होता है, जबकि दबाव समूह का उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना नहीं होता। राजनीतिक दल और दबाव समूह का अगला अंतर है कि राजनीतिक दलों की अपनी एक निश्चित विचारधारा होती है, जबकि दबाव समूह की कोई विचारधारा नहीं होती। दबाव समूह और राजनीतिक दलों में जो अगला अंतर है वह है कि दबाव समूह राजनीतिक दल जो हैं वो केवल संवैधानिक साधनों का ही प्रयोग करते हैं, जबकि दबाव समूह है वह संवैधानिक के साथ साथ असंवैधानिक साधनों का प्रयोग भी है वो करते हैं। तो ये हैं दबाव समूह और राजनीतिक दलों के बीच का अंतर। धन्यवाद।